बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 24 योर सेकंड ईयर बायोलॉजी इवोल्यूशन। इससे पहले हमने इनहेरिटेंस को डिटेल से पढ़ा, इवोल्यूशन रेस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ा और कुछ और भी हमने चैप्टर इससे पहले डिस्कस किए हैं। बट स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि अब इस चैप्टर को शुरू किया जाए इवोल्यूशन, एंड रीजन इस डिमांड के पीछे ये है कि लास्ट ईयर जो इससे क्वेश्चंस आए हैं जिस टाइप के, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स थोड़े से डर गए हैं। और इससे पहले अगर आपने देखा है तो इवोल्यूशन को ज्यादा किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी, बस यही इवोल्यूशन की किस्से कहानियां जो है इसको सीखा है, इसको सुना है और यही कुछ डेफिनेशंस वगैरह रटे हैं। बट लास्ट ईयर जो इससे क्वेश्चंस आए हैं उसको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अब आपने डेप्थ में जाके इसके कंसेप्ट्स को सीखना होगा ताकि आप क्वेश्चंस में गलती नहीं करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर इवोल्यूशन को। आज के इस पहले लेक्चर में इवोल्यूशन के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर आएंगे कि कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन और कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन में हमारे पास क्या फर्क है। साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन के डेफिनेशन से। अच्छा जी, सबसे पहली बात आपको यह बताता चलूं कि इवोल्यूशन जहां पे भी वर्ड आता है तो हमारे जहन में एक बात आती है और वो एक बात क्या है, वो है चेंजेस। मेन जो इवोल्यूशन का मतलब है, हमारे पास जो मकसद है इसके पीछे, ये ग्रेजुअल चेंजेस को कहा जाता है। ठीक है, जरा आप गौर से देखें, ग्रेजुअल चेंजेस हमारे पास किस चीज में आएंगी और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स के चेंजेस इवोल्यूशन दो चीजों की हो सकती है। इवोल्यूशन नॉन लिविंग की भी हो सकती है और इवोल्यूशन लिविंग की भी हो सकती है। अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं तो यहां पे डिस्कस होगा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके साथ इस वक्त हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाकी ये याद रखें कि इवोल्यूशन एनिमल्स की, प्लांट्स की, यूकेरियोटिक सेल्स की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट और एनिमल दोनों की, अर्थ की, इन सारी चीजों की इवोल्यूशन ही होती है। ठीक है, इवोल्यूशन है। बट हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, नॉन लिविंग को नहीं पढ़ेंगे, अर्थ की इवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वी विल टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक डेफिनेशन मैंने पहले से यहां पे लिखी है, उस डेफिनेशन की तरफ जरा आप तवज्जो दें कि इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बिल्कुल गौर से देखना है, स्टेप वाइज एक एक चीज क्लियर करनी है। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज, ये जो ग्रेजुअल चेंज यहां पे लिखा है ना, ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या है? ग्रेजुअल चेंज का मतलब बच्चे स्टेप वाइज चेंजेस। ठीक है, आहिस्ता से, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, ग्रेजुअल चेंजेस, स्लोली चेंजेस, स्टेप वाइज चेंजेस। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ओवर मैनी जनरेशन। यहां पे जरा रुक जाए इस डेफिनेशन में, स्टेप वाइज इसको पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गौर से मेरी बात सुने। स्टेप वाइज चेंजेस हो रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं और थ्रू आउट द जनरेशन हो रहे हैं। ठीक है, यानी आबाओ अजदाद से लेकर, एंसेस्टर्स से लेकर, ये जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, इस जनरेशन में ये चेंजेस आ रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ओवर जनरेशन which slowly change some of their physical characters। ये बच्चे इवोल्यूशन की एक प्रॉपर डिफिनीशन है। मेरी बात सुने गौर से, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें ऐसा चेंज आ रहा है, ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, फिर उनकी रिप्रोडक्शन हो रही है, तो वो चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो रहे हैं किस चीज में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग्स में, और फिर बहुत सारे जनरेशंस के बाद एंड पे एक जनरेशन ऐसे आती है जिसमें हमारे पास वो करेक्टर क्या होगा, वो डेवलप होगा, वो चेंज होगा। इसलिए मैंने यहां पे एक और बात लिखी है, स्टेप वाइज चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लाइक मैं आपको एक आसान सी बात बता रहा हूं, इधर देखे गौर से। ये मेरे पास लेट्स से एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यहां पे ये क्या है, एक सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट या एनिमल है, और इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इससे बन गया है।
अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट नहीं बना, ये सिंपल से हमारे पास थोड़े से चेंजेस आए, फिर ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते गए और फाइनली एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आया। अब यहां इस चैप्टर में हमने कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कस करना है और फिर आपके सिलेबस के मुताबिक लामार्किज्म है, डार्विनिज्म है, न्यू डार्विनिज्म है और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, इसको डिस्कस करेंगे। कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है, उस पे साथ साथ बात करेंगे। बट मेरी एक बात यहां पे याद रखें कि जब आप इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे, क्रिएशन और इवोल्यूशन को जब आप यहां पे कंपेयर करेंगे, तब आपको यह अंदाजा होगा हमारा अकीदा ईमान किस चीज के ऊपर है, हम किस चीज को मानते हैं और किस चीज को नहीं मानते और इवोल्यूशन को किस हद तक मानते हैं। ठीक है, शाबाश, गौर से देखिए, मेरी तरफ तवज्जो से, कुछ चीजें यहां पे बहुत कंसेप्चुअल होने वाली है, आपने इसको सीखना है। पहले आपने यही बात सीखी है कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस है, वो चेंजेस जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है और उन चेंजेस की वजह से किसी फिजिकल कैरेक्टर में क्या आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाती है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा, अब देखिए, शाबाश, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, हमारे पास दो तरह के कंसेप्ट हैं। मेरी बात सुने गौर से। आज के दिन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें जिस फॉर्म में है, आया ये इसी फॉर्म में क्रिएट हुई है या ये इससे सिंपल फॉर्म में थी और उससे इवॉल्व हुई है? जो आज के दिन आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ये कैसे यहां पे आया है, इसके बारे में ये दो कंसेप्ट है। एक को कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म और दूसरे को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस पे जरा बात करेंगे, गौर से देखिए मेरी तरफ। क्रिएशन का मतलब यहां पे क्या है, सिंपल अल्फाज में आपको यह समझा देता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गौर से देखिए मेरी तरफ, शाबाश, इन दोनों में डिफरेंसेस करने हैं आपने। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्रेजेंट डे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्रेजेंट डे, यहां ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बच्चे मुराद प्लांट, एनिमल, सारी चीजें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास आजकल है प्रेजेंट डे में जिस फॉर्म में है, गौर से देखिए। अच्छा, यहां मैं क्या कह रहा हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रेजेंट डे वर क्रिएटेड इन द सेम shape and structure by a divine force। देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट डे का है, आज जिस फॉर्म में है, यानी आप और हम इंसान जिस फॉर्म में है, कैट, डॉग, काउ, ईगल एटसेट्रा, या प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस फॉर्म में है, क्रिएशनिज्म का कंसेप्ट आपको यह बताता है कि ये इसी फॉर्म में, जिस तरह आज है, इसी फॉर्म में क्रिएट किए गए थे। किसने क्रिएट किया था? अ डिवाइन फोर्स, अ सुप्रीम इंटेलिजेंस, द वन एंड ओनली क्रिएटर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्लियर हो गई बात? लिविंग और क्रिएशनिज्म का कंसेप्ट बच्चे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आज जिस फॉर्म में है, इसको इसी फॉर्म में क्रिएट किया गया था और फिर रिप्रोडक्शन रेस से हमारे पास क्या हुआ है, ये रेस आगे बढ़ा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन रेस से हमारे पास ये आगे बढ़ा है और चेंजेस इसमें इतनी खास चेंजेस नहीं आई, अगर आई भी है तो वो लिटिल चेंजेस है, वो स्पीशी को चेंज नहीं कर सकता। शाबाश, समझ आपको तब आएगी जब मैं इसको वहां कंपेयर करूंगा। अब जरा गौर से देखें, तवज्जो से देखें, क्रिएशनिज्म के ऊपर सबसे बड़ा काम ये किया है चार्ल्स लिनियस ने, और चार्ल्स लिनियस ने जो काम किया था वो टेक्सोनोमी के ऊपर किया था। किस चीज के ऊपर किया था? टेक्सोनोमी के ऊपर, यानी कि इसने क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग के ऊपर इसने काम किया था, नेमिंग के ऊपर काम किया था। और इसके मुताबिक ऐसा होता है कि आपको वो फार्मूला याद होगा जो पिछले चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, KPCO फॉर गुड स्टूडेंट्स।
यानी कि स्पीशीज कंबाइन होके जीनस में आते हैं, जीनस फैमिली में, फैमिली ऑर्डर में, ऑर्डर क्लास में, क्लास फाइलम में, और फाइलम किंगडम में। इस क्लासिफिकेशन को अगर आप देखें, इसके मुताबिक चार्ल्स लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की है। क्या की है? ग्रुपिंग की है। जिस तरह आप ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले ले, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। हर एक इंडिविजुअल स्पीशी, सेम स्पीशीज को कंबाइन करते हैं आप, डिफरेंट स्पीशीज को कंबाइन करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ ग्रुपिंग बनती है। तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल से पढ़ा होगा, किंगडम प्लांटी के स्टार्ट में भी और एनिमेलिया के स्टार्ट में भी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आइए जनाब डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन को और इसको कंपेयर करते हैं जरा क्रिएशन के कंसेप्ट से। आपने बिल्कुल गौर से, तवज्जो से मेरी तरफ देखना है, कोई गलती आपने इसमें नहीं करनी, और यहां से आपका एक कंसेप्ट डेवलप होगा एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इवोल्यूशन एंड क्रिएशन। गौर से देखिए, अच्छा मेरी बात सुने तवज्जो से। इवोल्यूशन, वो जो डिफिनेशन लिखी है, ग्रेजुअल चेंजेस, इसके लिए मैं एक बात यहां पे लिख रहा हूं। इवोल्यूशन के मुताबिक न्यू स्पीशीज arise from old यानी प्री एग्जिस्टिंग। अब देखिए, अच्छा डिफरेंस देखिए बच्चों, गौर से देखो। इवोल्यूशन के कंसेप्ट के मुताबिक न्यू स्पीशी किससे बनेगा? प्री एग्जिस्टिंग से, ओल्ड से। क्रिएशन में कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। जो स्पीशी अभी है इसको इसी फॉर्म में बनाया गया है, डिवाइन फोर्स ने, अल्लाह ने इसको क्रिएट किया है और रिप्रोडक्शन रेस से ये इसी तरह आ रहे हैं। तो इवोल्यूशन के ऊपर ज्यादा काम जो है वो हमें किसका मिलता है देखने को? डार्विन का। डार्विनिज्म को डिटेल से यहां पे पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पे एक बात मुझे याद आई है, बाद में आपको फिर मसला ना हो, एक और नाम बार बार यूज होता है इधर, एरिस्टोटल। और फिर बाज बच्चे समझते हैं कि एरिस्टोटल ने भी इस इवोल्यूशन के ऊपर काम किया। नहीं, इधर आपने गलती नहीं करनी। एरिस्टोटल ने काम डार्विन की तरह का नहीं किया, न्यू स्पीशीज के ऊपर नहीं किया। एरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ देखा था डिफरेंट स्पीशीज को, के इर्द गिर्द के माहौल में हमारे पास क्या है? डिफरेंट स्पीशीज है। लाइक फॉर एग्जांपल, एरिस्टोटल ने देखा कि कैट है, ये एक अलग स्पीशी है, डॉग है, ये एक अलग स्पीशी है, काउ है, ये एक अलग स्पीशी है, ह्यूमन बीइंग है, ये एक अलग स्पीशी है, प्लांट्स के डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है। तो एरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? डिफरेंट स्पीशीज को देखा था, डाइवर्सिटी को जज किया था कि डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे पास। अब डार्विन ने इवोल्यूशन के ऊपर जो काम किया, डार्विन की बात बाद में करेंगे, यहां सिर्फ आपको इस लेक्चर में इवोल्यूशन और क्रिएशन का कंसेप्ट, उसका बेस सिखा रहा हूं। न्यू स्पीशी अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, कौन से प्रोसेस से? ये काम करता है नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे। किस चीज के बेस पे? नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे। और इवोल्यूशन का काज क्या होगा? इधर काज हमारे पास जो है वो होता है चेंज इन एनवायरमेंट, इन्वायरमेंटल चेंजेस। भाई देखिए, भाई गौर से, आसान सी बात आपको बता रहा हूं। इवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक इन्वायरमेंट में चेंज है, स्टेप वाइज मेरी बात सुनिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनिस्ट, इन्वायरमेंट में चेंज आया, इस इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से कुछ यहां पे फिट आएंगे, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, कुछ मेंबर्स फिट आ जाएंगे, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगी इनकी, जो इस एनवायरनमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकते, जो इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, वो यहां से क्या हो जाएंगे? वो खत्म हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो एनवायरनमेंट से खत्म हो गए वो तो चले गए, जो रह गए वो नेचुरली सेलेक्ट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, जो नेचुरली सेलेक्ट हुआ और इसकी रिप्रोडक्शन होगी, तो इस एनवायरनमेंट के मुताबिक इसमें चेंज तो आया होगा। हाँ, एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज आया होगा ना। वो चेंज जेनरेशन में ट्रांसफर हो गया, जेनरेशन में ट्रांसफर हो गया। और जो जेनरेशन में ट्रांसफर हुआ तो कुछ फिजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आए। तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन वो जो चेंजेस आए हैं वो ऑफस्प्रिंग अब क्या कहलाते हैं? वो न्यू स्पीशी कहलाते हैं। जिस तरह इवोल्यूशन के कंसेप्ट के मुताबिक ये है कि सबसे ओल्डेस्ट हमारे पास फिशेस थे,
और फिर चेंजेस के मुताबिक फिशेस के बाद हमारे पास क्या आ गए, इसके बाद एम्फीबियंस आ गए, और एम्फीबियंस की इवोल्यूशन के बाद में जाके रेप्टाइल्स की इवोल्यूशन हुई। रेप्टाइल्स की इवोल्यूशन के बाद में जाके दो चीजें यहां से इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स एंड मेमल्स। तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन पहले ओल्ड स्पीशीज थे, उसमें चेंजेस आए, उन चेंजेस के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, दीज ऑफस्प्रिंग्स आर न्यू स्पीशीज। सो conclusion is that according to the concept of creation, living organisms आज जिस फॉर्म में है इसको इसी फॉर्म में क्रिएट किया गया था, और according to the concept of evolution न्यू स्पीशीज अराइज हुए हैं ओल्ड स्पीशीज से with the passage of time, with the help of gradual changes। और सबसे बड़ा काज जो चेंजेस का है, जो इवोल्यूशन का है, वो है चेंज इन एनवायरनमेंट। इस आज के लेक्चर में बच्चे आप सिर्फ इन 3 बातों को सीख लें। नंबर 1, इवोल्यूशन को डिफाइन करें, और इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन पढ़ेंगे। नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन एंड इवोल्यूशन, और क्रिएशन के ऊपर ज्यादा काम चार्ल्स लिनिस का है, टेक्सोनॉमी के ऊपर स्पेशली है, इवोल्यूशन के ऊपर डार्विन का और बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है ये काम है। और एरिस्टोटल वाली बात को यहां पे मिक्स ना करें, क्योंकि एरिस्टोटल ने सिर्फ डाइवर्सिटी को देखा था, और इवोल्यूशन का कंसेप्ट, इवोल्यूशन की थ्योरी, इवोल्यूशन के ऊपर बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये डार्विन की बात थी। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट पहला टॉपिक, इसके बाद हमारा होगा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट। ठीक है, एंडोसिम्बियोसिस और मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, ये 2 थ्योरीज यहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद लामार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये पहला हमारे पास कंसेप्ट था इवोल्यूशन का। हां, यहां आपसे एक एमसीक्यू पूछ रहा हूं, जा रहा था बट जाते जाते एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं। अगर आपसे ये पूछूं, कमेंट करके आपने आंसर बताना है कि कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वर्क ऑन, किस चीज के ऊपर इवोल्यूशन का कंसेप्ट वर्क करता है। 2 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काम करता है, डिपेंड करता है, और ऑप्शन बी हमारे पास है कि ये क्रिएशन के कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, इसमें कौन सी चीज बेस्ट फिट आती है, क्या नेचुरल सिलेक्शन फिट आती है या क्रिएशन का कंसेप्ट हमारे पास फिट आता है। कमेंट करके आपने आंसर देना है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एंडोसिम्बियोसिस एंड मेम्ब्रेन इनफोल्डेड थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।